Hey guys, I hope you all are doing good. So welcome to part 2 of my guide to Canada video. इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि टैक्स कैसे फाइल करना है, देन आपको अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो वो कहाँ से करना है. मैंने उसके ऊपर पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, बट स्टिल आई विल गाइड यू फॉर दैट. एंड देन प्रोफेशनल जॉब्स के लिए रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, अप्लीकेशंस कैसे करने हैं, रेफरेंस लेटर कहाँ से लेना रहेगा आपको, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट ये है कि आपको टैक्स फाइल करने पड़ेंगे जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा कनाडा में. और टैक्स फाइल इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे जॉब की है, एंड आपने जब जॉब की है तो आपको उसके हिसाब से टैक्स भी भरने पड़ेंगे उसके लिए. बट मोस्ट ऑफ दी सैलरी जो आपको आती है उसमें से पहले से ही डिडक्शन हो गया होता है टैक्सेस का. सो इट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट योर जर्नी हियर कि आप पहले अगर आ गए हैं यहाँ पे तो आपका सिन नंबर हर जगह अटैच्ड होता है. तो आप ये मत सोचिए कि आप कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे. कैनेडियन गवर्नमेंट को पता नहीं है. कैनेडियन गवर्नमेंट को पता है कि आपने कितना अर्निंग की हुई है, कितना टैक्सेस आपके इसमें से डिडक्ट हो गए और कितना आप एलिजिबल हैं पे करने के लिए. बट एज़ यू आर अ स्टूडेंट, आप यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे कॉलेज में फ़ीस भरी हुई है, तो आपको मिलता है टैक्स एग्जम्पशन और आपको मिलते हैं टैक्स क्रेडिट. सो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टैक्स फाइल नहीं करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि आपके पैसे जाएंगे नहीं पहले ईयर में. फर्स्ट ईयर में आपके पैसे डेफिनेटली नहीं कटेंगे बिकॉज आपने फ़ीस भरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी आपके अर्निंग से. सो आपका जितना भी एग्जेम्प्टेड आपके पास टैक्स क्रेडिट है आपको वो रिफ़ंड मिलेगा. जैसे लास्ट ईयर आई गॉट अराउंड $200 इन रिफ़ंड फ्रॉम टैक्सेस दैट कैनेडियन गवर्नमेंट गेव मी बैक. सो आपको ये याद रखना है. सो टैक्स फाइल करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा. पहला है आपको एक वेबसाइट पे जाना है, वेल्थ सिंपल करके वेबसाइट है, और वहाँ पे जाके आपको टैक्स फाइलिंग सेशंस ओपन करना है. सेकेंड आपको लगेगा आपका T4 फॉर्म्स. T4 फॉर्म्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आपके एम्प्लॉयर से. सो आप जाएंगे अपने ऑफिस में या फिर जहाँ भी आप जॉब करते हैं उनसे मांगिए आप T4 फॉर्म, वो आपको दे देंगे T4 फॉर्म. एंड आपको वेल्थ सिंपल वेबसाइट में आपको जाके वो T4 फॉर्म डालने हैं. आपको ये डालना है आपका कॉलेज फ़ीस कितना था, आपने कितना फ़ीस भरा है, एंड आपको आपका सिन नंबर डालना है, और आपके जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है, आपका जो एक्सपेंसेस है, आपके साथ कोई पार्टनर आ रहे हैं आपके लिए तो वो भी डालना है, उसका एक्सपेंस भी डालना है, वो भी आपके एग्जेम्पशंस में आ जाएगा. सो आपका ये टोटल आपने इन्फॉर्मेशन डाल दिया वेल सिंपल ऐप में, देन जस्ट हैव टू सबमिट. एंड वो ऐप में आपको ये भी बता देगा कि आपको अप्रॉक्स कितना रिफ़ंड मिल सकता है, या फिर आपने अगर बहुत ज़्यादा अर्निंग कर ली है 1 साल में तो शायद आपको भरना भी पड़े, बट आई डोंट थिंक सो भरना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट. सो ये चीज़ हो गया आपका टैक्स फाइलिंग का. अगर और आपको आई एम अज्यूमिंग कि 1 साल हो चुके हैं आके, तो आपको सिन नंबर भी अपडेट करना है. बहुत सारे लोग ये याद नहीं रखते हैं, बट सिन नंबर अपडेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके कई बार आपके एम्प्लॉयर्स भी आपको वो रिमाइंड करेंगे कि आपको आपका सिन नंबर अपडेट करना है. सिन नंबर सेम रहेगा, बट आपको जस्ट जाके बताना है कि चलो मेरा ये सिन नंबर है, ये अपडेट करना है. और एज सुन एज यू कंप्लीट योर स्टडीज़, आपके पास 2 या 3 महीने होते हैं जब आपका स्टडी परमिट वैलिड होता है, बट उसके बाद आपका इनवैलिड हो जाएगा. तो आपको पहली चीज़ ये करनी है, जिस दिन आपका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, गो अहेड, लाइक इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर 1 और 2 डेज़ वो ले लो, बट आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है. यहाँ का जो वर्क परमिट है उस प्रोसेस के लिए 3 महीने लगते हैं कि आपका वर्क परमिट उन लोग घर भेज देंगे आपने जो भी एड्रेस डाला है वहाँ पे. बट आपको ये याद रखना है कि वर्क परमिट के लिए अराउंड $255 लगेंगे. आपको आपका जो प्रीवियस वर्क परमिट है वो सबमिट करना पड़ेगा. आपको आपका जो पासपोर्ट का कॉपी है वो दिखाना पड़ेगा आपको, और ये सारे डिटेल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी. और एक फॉर्म होता है IMM 1570 करके होता है ये फॉर्म, आई थिंक सो आई एम राइट. बट उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि वो फॉर्म कैसे भरते हैं, फ़ीस कैसे देते हैं, और हर चीज़ एकदम डिटेल में बताया हुआ है. सो थोड़ा सा लेंदी वीडियो है वो, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल. यू कैन गो एंड वॉच इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वर्क परमिट अप्लीकेशन. सो
ये आपने कर लिया, आपका वर्क परमिट 3 महीने में आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वही टाइम होगा जब आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। और आपने एक बार वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, भले ही वो रिजेक्ट हो जाए 3 महीने बाद, होगा नहीं। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट किए हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट भी मांगेंगे उन लोग, वो सारी चीज़ें आपने सबमिट कर दी तो रिजेक्ट नहीं होगा आपका वर्क परमिट। आपको ईजिली अगर आपने 2 इयर्स का कोर्स किया है तो 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो लिसन टू दिस थिंग वेरी केयरफुली। सो एक बार जब आप वर्क परमिट अप्लीकेशन फिल कर देते हैं, देन यू आर ऑन एन अप्लाइड स्टेटस। यू कैन ईजिली वर्क एज इफ यू हैव गॉटन योर वर्क परमिट। यू कैन वर्क फुल टाइम। अभी तो आप हमेशा फुल टाइम कर सकते हैं, बट प्रीवियसली इट वॉजेंट लाइक दिस। सो आप पहले नहीं कर सकते थे, बट एज सुन एज यू अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट यू वर एबल टू डू फुल टाइम वर्क। बट यू गाइज आर वेरी लकी दैट यू कैन वर्क फुल टाइम नाउ। एंड साथ ही यहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो आप ईज़िली पढ़ाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई नहीं करना है और कमाई करना है, बट यू कैन ईजिली गो थ्रू द स्ट्रेस ओवर हियर ऑफ वर्क स्ट्रेस। अपना स्टडी स्ट्रेस इज़ वेरी लो, नॉट एज हाई एज इंडिया। देन आपको करना रहेगा आपके वर्क के लिए अप्लाई, और यहाँ पे जॉब ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लंबा प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है लोगों को एप्लीकेशन करने के बाद रिप्लाई करने के लिए। सो हमेशा याद रखना कि 3 महीने की प्लानिंग करके चलना कि आपको एटलीस्ट 3 महीने लग जाएंगे जॉब ढूंढने में। यहाँ पे बहुत लकी लोग होते हैं जिनको डायरेक्टली आफ्टर कॉलेज जॉब लग जाती है, जिनका कोऑप हो जाता है, जिनको कोऑप डायरेक्टली कंटिन्यू करने मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली बहुत यूज़फुल होती हैं। बट अगर आपको बेसिक जनरल आइडिया चाहिए तो 3 महीना आप पकड़ के चलो जॉब के लिए। एंड जॉब एप्लीकेशन करने के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, पहले अच्छे से अपडेट करो, बी वेरी प्रिसाइज विद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज मेरे काफ़ी होते हैं। तो आई डिड गेट सम असिस्टेंस फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड लाइक यू नो आई गॉट माई लिंक्डइन चेक प्रॉपरली। दूसरे तीसरे लोगों से मैंने बात किया कि कैसा है ये, बराबर है कि नहीं, व्हाट एल्स आई कैन ऐड। सो ये सारी चीज़ें मैंने की है अपने लिंक्डइन पे। आई एम स्टिल अपडेटिंग इट। बट आपको लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करनी है, आपको रेज्यूमे बिल्ड करना है। रेज्यूमे आपका अगेन आप जो फील्ड से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है। आपने अगर एजुकेशन किया है, कोऑप किया है यहाँ पे, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। सो यू नीड टू अपडेट योर रेज्यूमे वेरी प्रॉपरली। एंड जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वैसा रेज्यूमे आपको कुछ बनाना है जहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट हो, बिकॉज यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज होती है वो रेज्यूमे रीडिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। सो इससे क्या होता है कि सारे जो रेज्यूमेज होते हैं जिनमें कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं, सो वो सारे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, बाकी लोगों को कॉल ही नहीं जाता है। जितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है उन लोगों को ही कॉल जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ आपका जो भी जॉब है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर वो आपके फील्ड की जॉब है तो उसके जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं, और ये सारे कीवर्ड्स उन लोग देखते हैं, वो सॉफ्टवेयर देखता है। सो यू हैव टू पिक अप दीज कीवर्ड्स एंड वो आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस, आपके जॉब एक्सपीरियंसेस, आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है उसमें। सो क्या होगा कि आपने अगर सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो थे, तो आपके चांसेस एटलीस्ट 80% हाई हो जाते हैं ऑफ गेटिंग अ कॉल बैक। डोंट फोर्स इट, बट उसको बहुत ही क्लेवरली यूज़ करना है कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है। और जैसा आपको ये स्क्रीन पे रेज्यूमे दिख रहा है उसी तरीके से आपको बनाना है। आपको बहुत ज़्यादा ग्राफिक रेज्यूमे नहीं बनाना है। आपको रखना है रेज्यूमे सिंपल, स्ट्रेट, एंड आपको रखना है टेक्स्ट जो है वो रीडेबल होना चाहिए। जो आपका PDF है वो टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि JPEG ही आपने सीधा सबमिट कर दिया। JPEG उन लोग नहीं एक्सेप्ट करते। हर जगह आप PDF ही सबमिट करेंगे, नथिंग एल्स, ओनली PDF। अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं, एज इफ
मेरी तरह आप लोग भी आर्किटेक्ट हैं तो आपको आपका पोर्टफोलियो अपडेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपने जो भी यहाँ पे आपके करिकुलम में भी किया है वो चीज़ें भी मेंशन करनी है आपको अपने पोर्टफोलियो में, आपने कौन सा लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया है। एंड आई नो पोर्टफोलियो बनाना एंड रीमेकिंग अ पोर्टफोलियो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, but here what I have seen is you don't have to be very technical about your portfolio. Your portfolio should be very presentable. If it is good, if it shows your skill, if it shows your software skills, if it shows your drafting skills, that's it. आपको बहुत ज़्यादा technicality नहीं दिखाने की ज़रूरत है, दिखाओ but ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा दिखाने की। जस्ट मेक इट क्रिस्प, मेक इट प्रिसाइज, मेक इट क्लियर। आपने जो ऑन ग्राउंड अगर एक्सपीरियंस लिया है वहाँ पे इंडिया में तो डेफिनेटली पुट दोज वर्क ऑल्सो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। एंड देन नेक्स्ट एक और चीज़ आपको लगेगी, वो लगेगी आपको रेफरेंस लेटर्स। रेफरेंस लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका किसी प्रोफेसर के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, अगर आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको प्रोफेसर्स भी काफ़ी फेवर करेंगे। तो आपको प्रोफेसर से हमेशा कनेक्टेड रहना है। गो ऑन लिंक्डइन, ऐड देम, टॉक टू देम, रिक्वेस्ट देम, कम्युनिकेट विद देम। एंड कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स के फर्म्स में भी ओपनिंग होती है बट no one will come to you and say like, oh, my firm has an opening, you should come. No one will do that. You have to search ki okay, this professor works for this firm, then probably I should approach him. So you have to be that social and that active on LinkedIn, socially also. Be interactive with professors, be a good student, don't be that person जो हमेशा अपना, अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो हमेशा कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है, हमेशा लेट आ रहा है। अगर आपका ऑन कैंपस है तो डोंट बी लेट टू कॉल टू क्लासेस because people here take it as an offense. People don't like people getting late, and especially when there are professors who are coming here and teaching, they start teaching and then you enter the class. It's not a very good signal as a student to the professor. So always remember, make a good impression on people, be very stringent about how you behave, and don't be very rowdy. Here everything is being tracked, traced. You are a student, you are not untouchable. Like they will definitely deport you. There have been incidents like where students have been deported because of they were creating havoc in a certain area. Here is the article of that. I'm not lying. So आपको काफ़ी बोलते हैं ना कि अगर आपको एक अच्छी डिसेंट लाइफ चाहिए, आपको प्रोसेस के थ्रू जीना है तो दिस प्लेस इज़ रियली गुड। बट अगर आपको यहाँ पे आके उत्पात मचाना है तो दिस प्लेस इज़ नॉट गुड। फ्रीडम अगर आप देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा नहीं है। इंडिया में आप बहुत कुछ कर सकते हैं रैंडमली, बट यू हैव टू बी इन लॉ, ओबे द लॉ, एंड इफ़ यू आर विद इन द लॉ, just do whatever is allowed according to the law. Okay, so this was it. And अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स है या क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कुछ भी है यार, गो अहेड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गो अहेड, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून।